हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना रिवीजन कर लिया होगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है पीजीटी का और परसों आपका टीजीटी और पीआरटी का। इतनी उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। आज आपको ज्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है, बस आपको सरसरी नजर पूरे सिलेबस में से आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। बट मैं आप लोगों की डिमांड पर ये क्लास लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि मैम एक बार टीजीटी के लिए आप एक बार क्लासेज करवा दें, तो टीजीटी के लिए और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पीजीटी के बच्चे के पास अगर इतना टाइम है कि क्लास को देख सकता है तो 2x पर करके करके इस क्लास को देख सकता है, अन्यथा टीजीटी के लिए तो मतलब एक दिन का टाइम है ही, मतलब 2 दिन है टीजीटी के एग्जाम को। तो चलिए, वैसे ये सब मैं आपको यहाँ पर करवा चुकी हूँ। अगर क्लासेज आपने नहीं देखी है तो अब देखने का टाइम भी नहीं है, सारा मैटर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं ये फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ऐसे हम अपने कालों को लेकर चलेंगे। जितना मेरे से यहाँ पर बन सकेगा कि हाँ आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही मैं मैटर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि ज्यादा कुछ देने का अब कोई फायदा नहीं है बेटा। इससे पहले मैं ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, चाहे पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, थ्योरी क्लासेज है, हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू है, पूरा कंटेंट मैं आपको, काव्य शास्त्र है, मैराथन क्लासेज हैं, 2 महीने हिंदी साहित्य के ऊपर जिसमें आपके एनसीईआरटी भी इंक्लूड थी, हिंदी व्याकरण भी इंक्लूड था, आपका हिंदी साहित्य तो है ही, साथ में एनसीईआरटी, सब मैटर मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ। और वैसे आप लोगों को मेरी क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किस महीने में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल, जिसके बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है, जहां पर हिंदी साहित्य नाम आए वहां पर शुक्ल जी का नाम न आए, इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस महीने में प्रकाशित हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो जनवरी 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछा जा सकता है। शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? विध्यवादी पद्धति का इन्होंने अनुसरण किया था। विध्यवादी पद्धति क्या होती है? जिसमें क्षण, वातावरण और जाति, इन तीनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैसे विध्यवादी पद्धति के जनक पूछ लिए जाए तो कौन है? तेन महोदय विध्यवादी पद्धति के क्या है? जनक हैं। गिरियसन ने भी इस पद्धति का अनुसरण किया है, बट गिरियसन आपके पहले आ जाते हैं 1888 के आसपास। लेकिन रामचंद्र शुक्ल 1929 में तेन महोदय के द्वारा जो पद्धति अपनाई गई थी, विध्यवादी पद्धति, जिसमें क्षण, वातावरण और समय तीनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ उन तीनों पर खरा उतरता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों का इतिहास और लगभग 1000 कवियों को इन्होंने लिया है। और जब ये अपना इतिहास ग्रंथ शुरू करते हैं तो सिद्ध और नाथों से ही शुरू करते हैं। कारण क्या है? सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, उसका कैसे प्रभाव हमारे समाज के ऊपर था, समाज के लोगों पर था। उस समय के जो कवि थे किस प्रकार से काव्य रचना कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो जो हमारी खड़ी बोली आज जो मानक प्रीनिष्ठ भाषा है, जिसको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, खड़ी बोली, तो वो कहीं ना कहीं हमें 1050 से 1375 तक का जो काल रहा है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल, वहां पर भी देखने को मिली है। कैसे? जैसे आप सरहपा की पंक्ति देखते हो, रवि न, शशि न, मंडल, इस तरह से पंक्तियां, तो रवि है, शशि है, ये सब किसके शब्द हैं? आपके खड़ी बोली के हैं, आपके हिंदी के शब्द हैं। तो यही बात रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में बिल्कुल स्टार्टिंग में बताना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लिए आधार ग्रंथ किसको माना है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया था? 1883 में लिखा गया था। कौन सी पद्धति अपनाई थी? वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी। अब ये वर्ण कर्मानुसार पद्धति क्या होती है? जैसे कि कै कै के कवि पहले रख दिए, ख ख के कवि बाद में रखे, ग के कवि बाद में रखे। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। कबीरदास और केशवदास, कबीरदास भी कैसे हैं, केशवदास भी कैसे हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में, वहीं आपका केशवदास का जन्म 1555 में। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? कम से कम 200 वर्षों का इनके बीच में अंतर है, या 150 वर्षों का आप मान सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या किया गिरियसन महोदय, सॉरी तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने वर्ण कर्मानुसार पद्धति को अपनाया। इन्होंने जो मतलब जो काल विभाजन था उसका इन्होंने कोई प्रयास
नहीं किया। मतलब कहने का क्या है कि जो काल विभाजन इन कवियों के बीच में जो इनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इन सालों के बीच में जो प्रवृत्तियां रही हैं उनकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वर्ण कर्मानुसार पद्धति को अपनाया था शिव सिंह सरोज ने। अब इसमें पूछा गया है कि इस शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा चला जाएगा? कालिदास हजारा। कालिदास हजारा क्या है? इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ है। कालिदास कौन है? आपके संस्कृत में आते हैं जिन्होंने मेघदूत रचना लिखी है, और इस रचना का जिक्र आपके आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है उसमें इसका जिक्र आता है। वैसे मेघदूत का मतलब मेघदूत का मतलब अनुवाद किसने किया था आपके आधुनिक काल में? अगर पता है तो इसका जवाब अपने आप से जानना। भिखारी दास ये आपके फिर रीतिकाल में आ जाते हैं जिन्होंने काव्य निर्णय लिखा है। महेश दत्त शुक्ल का आता है भाषा काव्य संग्रह। अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप महेश दत्त शुक्ल के भाषा काव्य संग्रह के ऊपर जाएंगे। कब आया था? ये 1873 में आया था। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, प्रस्थान बिंदु कौन सा है, तब आप शिव सिंह सरोज के ऊपर जाओगे। मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है। अगर हिंदी भाषा में पूछ लिया जाए पहला ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह है। अगर पूछ लिया जाए प्रस्थान बिंदु कौन सा है हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ, फिर आप शिव सिंह सरोज के ऊपर जाना है। आगे चले, निम्न में से आदिकाल के बारे में सही नहीं है। आदिकाल की जो समय सीमा है अलग अलग आलोचकों के द्वारा अलग अलग मानी गई है। आपको यहाँ पर बताना है सही नहीं है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा जिसमें 700 से 1444 संवत आदिकाल की समय सीमा मानी है, सही। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 750 से 1000 संवत, ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 संवत मानते हैं, ये भी सही है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से 1300 नहीं मानते, बल्कि 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? गलत है। अब ये जो यहाँ पर संवत दिए गए हैं इनमें से अगर आप -57 कर देते हो तो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ईस्वी में। जैसे रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कब लिखा था? 1938 में। और ये इनका जो ग्रंथ है ये 7 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? 7 भागों में। और ये इनका अधूरा ग्रंथ है। क्यों अधूरा है? क्योंकि ये भक्ति काल तक ही इसको लिख पाए थे। इन्होंने सोचा था कि दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा जाएगा, बट ये लिख नहीं पाए। और इसकी समय सीमा आपसे पूछी जाती है तो इन्होंने 693 से लेकर 1693 तक का क्या लिया है? इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या ली है? समय सीमा इन्होंने ली है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आदिकाल की समय सीमा पूछी जाए तो इन्होंने 750, जिसमें से आप 57 माइनस करते हो तो आपका कितना निकल आता है? 693। और इसमें से अगर 57 माइनस करते हो तो कितना निकलता है? आप लोग देख लेना। वैसे मैंने बता दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें 693 से लेकर 1693 यानी आदिकाल से भक्ति काल तक की समय सीमा क्या मानते हैं? 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए वर्ण कर्मानुसार पद्धति निम्न में से किसने अपनाई है? यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ण कर्मानुसार पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई? गार्षा दत्तासी, जॉर्ज गिरियसन, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के बारे में मैंने बता दिया, विधवादी पद्धति अपनाई है। गिरियसन और मिश्र बंधु विनोद ने काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई है। फिर बच कौन जाते हैं? गार्षा दत्तासी। तासे के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था इस्तवार दय लालित रेतुरे हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ को ये 2 भागों में बांटते हैं। वैसे इसके 5 भाग आते हैं। पहला जो भाग है इसके 2 भाग, लेकिन जो दूसरा भाग आता है उसके फिर आगे 3 भाग हो जाते हैं। वैसे आपको बताना है कि इसके कितने भाग आए थे, कितने संस्करण आए थे, तो 2 आए थे। तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है इसका अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब इन्होंने वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई और ऊपर मैंने बता दिया जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने भी वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई। इन्होंने अपने ग्रंथ में 738 कवि रखे और 72 जो कवि हुए हैं ये क्या है? सिर्फ हिंदी के हैं, बाकी किसके रखे हैं? उर्दू के रखे हैं। और ये पूरा ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये भी आपसे PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। इस ग्रंथ की भाषा आपसे पूछी जाएगी तो आपको फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा के ऊपर जाना है। जॉर्ज गिरियसन ने अपना ग्रंथ लिखा था
कौन सा लिखा था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को ये 12 भागों में बांटते हैं। वैसे इसको आपको बताना है 11 भागों में। अगर 11 और 12 दोनों ऑप्शन में है तो आपको किसकी तरफ जाना है बेटा? आपको 11 की तरफ जाना है, क्योंकि 11 भागों में ये पूरा मतलब काल विभाजन बताते हैं। 12वां जो भाग है उसका मतलब क्या नाम दिया था उसका ये नाम नहीं बताते, तो इसलिए आपको 11 के ऊपर ही जाना है। आदिकाल को ये क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं, और रीति काल को रीति काव्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लास्ट टाइम पर एक बार फिर से अपने दिमाग को खोलकर सुन लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आदिकाल को चारण काल और रीति काल को रीति काव्य कहा। चारण काल को ये पहले स्थान पर रखते हैं और रीति काल को ये 7वें नंबर पर रखते हैं। मिस्र बंधुओं के द्वारा मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा गया, जिसमें लगभग लगभग नहीं, अगर हम करेक्ट इनकी संख्या पूछ ली जाए, एग्जिट पूछ ली जाए तो 4591 है। अगर लगभग पूछ लिया जाए फिर आपको 5000 के आसपास जाना है। लगभग 5000 है, अगर एक्यूरेट पूछ लिया जाए तो 4591 है। पहला भाग 1913 में और दूसरा भाग 1934 में आया था। और मिस्र बंधु विनोद 3 भाई थे, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विद्यावादी पद्धति में क्या शामिल नहीं है? अभी बता चुकी, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। हस्तलिखित पुस्तकें क्या है इसमें शामिल नहीं है। जिस क्वेश्चन को मैं जिस ऑप्शन को मैंने आपको डिटेल में बता दिया उसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकों की नामावली दी है? तो इन्होंने कितनी पुस्तकों की नामावली दी थी? 10 पुस्तकों की इन्होंने नामावली दी थी। 9 कौन थे भाई? जो नवनाथ आते हैं, जो नाथ आते हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर मतलब कितनी पुस्तकों की नामावली दी है? तो 10 पुस्तकों की नामावली दी। आदिकाल के नामकरण के बारे में सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद आरंभिक काल व गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल बिल्कुल सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि चारण काल सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल को क्या कहते हैं? बीज बपन काल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चारण काल किसने कहा? गिरियसन ने कहा। और संधि चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, बता चुके हूँ, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी, लेकिन कृष्ण बिहारी इसमें शामिल नहीं है। हिंदी के पहले कवि के बारे में सत्य नहीं है। मिस्र बंधुओं ने चंद बरदाई को माना, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना, जबकि यहाँ पर बिहारी दिया गया है। किसको माना है भाई? विद्यापति को माना है। और विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह अप्रूप व जातीय कवि कहते हैं। जातीय व अप्रूप का कवि बच्चन सिंह ने किसको कहा है? विद्यापति को कहा है। और विद्यापति के जो पद हैं उनकी तुलना किससे करते हैं? खुजराहों के मंदिरों के समान जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनसे तुलना करते हैं। ये भी कोटेशन आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है। अगर सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकरत्यायन ने माना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना, साथ में मुनि जिनविजय ने भी इसी को माना। शिव सिंह सेगर ने पुष्य कवि को माना। पुष्य कवि अलग है, पुष्पदंत अलग है, ये भी बात ध्यान रखनी है। स्वयंभू के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वयंभू जो आदिकाल के आपके जैन परंपरा में अपभ्रंश काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना गया है। पाउनचरी में कृष्ण का वर्णन है बल्कि राम का वर्णन है, तो यही गलत है। पाउनचरी में राम का वर्णन है। इनका निवास स्थान क्या माना गया है? महाराष्ट्र माना जाता है या सभी? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया है, बल्कि राम का क्या है इसमें वर्णन किया गया है, न कि कृष्ण का। आदिकाल के अंतर्गत चरित काव्य सबसे ज्यादा किस में लिखे गए हैं? तो जो चरित काव्य हैं, रास हैं, आपके फाग हैं, ये सब किस में लिखे गए हैं? जैन साहित्य में ही लिखे गए हैं। एक आता है रास और एक आता है रासो, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है दोस्तों। रासो साहित्य तो क्या है? जैसे परमाल रासो है, बिसलदेव रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, ये सब रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रास साहित्य क्या है? आपका जो जैन साहित्य है इसी को हम क्या बोलते हैं? रास साहित्य बोलते हैं। जैन साहित्य में आपके जो चरित काव्य हैं, फाग हैं, ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं। अब चरित का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ऐसे जो मतलब राजा महाराजा है उनके चरित्रों का वर्णन किया है जो प्रामाणिक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आदिकाल के अंतर्गत अगर सबसे विवादित का मतलब
काल रहा है तो कौन सा था, रासो साहित्य। और सबसे प्रामाणिक रहा था तो कौन सा चला जाएगा, जैन साहित्य चला जाएगा। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को रामचंद्र शुक्ल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र से ही बाहर कर देते हैं। हेमचंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है ये आपको बताना है। जैन परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सही। हेमचंद्र का समय 7वीं शताब्दी माना गया है, ये गलत है, बल्कि कितना माना गया है, 1088 ईस्वी, यानी कि 11वीं शताब्दी क्या है इनका समय है। प्रसिद्ध जैन आचार्य गुजरात के राजा जयसिंह के भतीजे कुमार पाल के यहाँ सम्मान था, ये भी सही। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन देसी नाम वाला कोश कुमार पाल चरित्र उनके प्रमुख काव्य है या ग्रंथ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया। दो रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं, कुमार पाल चरित्र और कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल चरित्र किसकी है, हेमचंद्र की है। और कुमार पाल प्रतिबोध किसकी चली जाएगी, सोमप्रभु श्री की चली जाएगी। एक ये रचना आपसे पूछी जाती है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है, तो ये कैसा ग्रंथ है दोस्तों, याद रखना है, ये व्याकरण ग्रंथ है। और व्याकरण ग्रंथ, इसमें भाषा अगर पूछ ली जाए तो कौन कौन सी है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का क्या है इसमें समावेश है। जैसे आपने पढ़ा है कि अपभ्रंश का पहले पहल उल्लेख कहां पर मिलता है, तो धारसेन के राजा होते हैं, धारसेन के जो बल्लभी के राजा होते हैं धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हमें अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। कौन कहते हैं ये सब उनके पुत्र होते हैं गुहसेन। उन्होंने बताया है कि मतलब जो अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिला है। उसमें भी भाई संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो ग्रंथ है हेमचंद्र का, इसमें भी आपका संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का क्या है समावेश है। वैसे जो मैं यहाँ पर अपने मुख से बोल रही हूँ इनके ऊपर आपको फोकस करना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन रासो के नामकरण को लेकर सही नहीं है। रासो साहित्य उसके नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, जैसे आदिकाल को लेकर है वैसे ही रासो साहित्य को लेकर है, रासो साहित्य को लेकर है वैसे ही रीतिकाल को लेकर है। तो रासो के नामकरण के बारे में सही नहीं है। शुक्ल रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे रासक से मानते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर प्रसाद शास्त्री रास से मानते हैं, ये गलत है। तासी राजसूय से मानते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। रास से फिर कौन मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह रास से मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से क्यों माना है, आपने विशलदेव रासो नाम सुना होगा, जो किसके द्वारा लिखा गया, नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो रसायन शब्द है बार बार आया है, इसी के आधार पर शुक्ल क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। और विशलदेव रासो में जो राजा है विग्रह राज चतुर्थ और तृतीय, तो विग्रह राज तृतीय शुक्ल मानते हैं और चतुर्थ कौन मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान है, अब आप लोगों को नहीं पता है तो बता देती हूँ, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जो उसके सखा थे, उसके मित्र थे, उसके दरबारी कवि थे, उसके साथ रहते थे, युद्ध में भी उसके साथ गए थे, दोनों को बताया जाता है कि एक साथ जन्म और एक साथ दोनों की मृत्यु हुई थी। तो उसमें कौन से पृथ्वीराज चौहान आते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का उसमें वर्णन किया गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, देवसेन कृत सर्वाकाचार में कितने दोहे हैं, तो देवसेन के द्वारा सर्वाकाचार लिखी गई हिंदी की पहली पुस्तक बताई जाती है, कब लिखी है, 1933 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी। तो इसमें दोहे कितने बताए गए हैं, तो 250 दोहों का क्या है इसमें वर्णन किया गया है, सर्वाक धर्म का इसमें पालन है। आगे बढ़े, आसगु कवि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आसगु कवि के द्वारा चंदन बालारास और जो चंदन बालारास नाम की कृति लिखी गई, सही। यह ग्रंथ 35 छंदों में लिखा गया है, ये भी सही है। इसका समय 12वीं शताब्दी के आसपास बताया है, ये भी सही है। यह एक महाकाव्य है, ये गलत है, बल्कि ये क्या है, एक खंड काव्य है। खंड काव्य है भाई, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। आसगु कवि के द्वारा चंदन बालारास वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आपसे पूछी जाती है। एक रचना और आती है इनकी, कौन सी आती है, परमात्मा प्रकाश। दूसरी रचना का मैं नाम लिख देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। परमात्मा प्रकाश भी किसकी रचना है, आसगु कवि की रचना है। चंदन बालारास तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन परमात्मा प्रकाश नहीं पता है तो एड ऑन कर लेना।
आगे बढ़े, जैन आचार्य मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन आचार्य मेरुतंग रचना कौन सी आई है? प्रबंध चिंतामणि। आपसे इसकी भाषा पूछी गई है, तो ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई क्या है? रचना है। इसकी भाषा एग्जामिनर आपसे पूछता है। जब भी ये रचना आपके सामने आएगी तो एग्जामिनर सिर्फ इसकी भाषा आपसे पूछेगा। तो कौन सी भाषा है इसकी? संस्कृत भाषा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत रहे हैं, यह कथन किसका है? अभी मैंने बताया था कि रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत जितना साहित्य लिखा गया है सभी संदेह में है कि किसको प्रामाणिक माने, किसको अप्रामाणिक माने, किसको अर्ध प्रामाणिक माने। लेकिन मैंने कहा था कि जो जैन साहित्य या चरित काव्य जो राज साहित्य लिखा गया है यही क्या है? प्रामाणिक है। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर वर्डिंग घुमा दी गई है कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत रहे हैं। ये कथन आपसे पूछा गया है कि किसका है? तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है। आगे बढ़े, पीयू चित्तौड़ ने आवन सावन पहली तीज जावे बाट बिरहनी खिण खिण खावन खिण प्रस्तुत पंक्ति किस रासों से ली गई है? तो पीयू चित्तौड़ ने आवन कहां से है भाई? खुमान रासों से ये पंक्तियां ली गई हैं और आपके एग्जाम में ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया? दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है और इसमें खुमान के द्वारा लड़े गए 24 युद्धों का क्या है? इसमें वर्णन है। एक बात और ध्यान रखनी है, खुमान नाम के 3 मतलब खुमान बताते हैं रामचंद्र शुक्ल। कितने बताते हैं भाई? 3 बताते हैं, लेकिन जो द्वितीय खुमान आते हैं वही क्या है? खुमान रासों में क्या है? असली खुमान बताए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं आलम ठाकुर नाम के भी 3 कवि बताते हैं। शुक्ल 2 तो असनी के बताते हैं और एक बुंदेलखंड के बताते हैं। वहीं पर क्या कहते हैं कि जो बुंदेलखंड के जो ठाकुर हैं वही क्या है? ठाकुर ठसक यानी जो रचना लिखी गई है या फिर रीतिकाल के अंतर्गत जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें असली ठाकुर कौन है? बुंदेलखंड के हैं। वहीं इसी प्रकार से खुमान रासों में बताते हैं कि दलपति विजय के द्वारा जिस राजा का यहाँ पर वर्णन किया गया है उसमें कौन से खुमान आते हैं? खुमान द्वितीय का क्या है? इसमें वर्णन है। ये बातें आपको हर की कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपने इतिहास ग्रंथ पढ़ा है तो ही आप बता सकते हो, अन्यथा नहीं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल कौन से खुमान को खुमान रासों के अंतर्गत बताते हैं। तो अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हो, सुनते हो तो आप इजिली इसका आंसर कर जाओगे। तो किसने कहा है? ये किसके बारे में पंक्तियां हैं? ये खुमान रासों के बारे में है। विसलदेव रासो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया। ये 4 खंडों में क्या है? विभाजित है। परमाल रासो जगनी के द्वारा जिसमें आला और उदल 2 वीर आते हैं और हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? सारंग धरिया जज्जल कवि के द्वारा लिखा गया है। बिसलदेव रासों के बारे में यह किसने कहा कि यह नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप है? तो ये कौन कहते हैं भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बिसलदेव रासो किसने लिखा? नरपति नालय ने लिखा है और नरपति नालय की पोथी का क्या है? ये विकृत रूप है। तो कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भाषा की परीक्षा करके अगर इस ग्रंथ को देखते हैं तो हमें और निराश होना पड़ता है। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में। और भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को कसते हैं तो किसके बारे में? बिसलदेव रासो के बारे में। आगे बढ़े, जयप्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका दोनों ग्रंथ किस में उल्लेखित हैं? आपसे ये नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा लिखे गए हैं, बल्कि ये पूछा गया है कि ये दोनों ग्रंथ किस में उल्लेखित हैं। तो किस में उल्लेखित हैं भाई दोनों ग्रंथ? ये राठौड़ ख्यात में क्या है? उल्लेखित हैं। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका रामचंद्र शुक्ल इनको क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं कि ये रासो साहित्य में आते हैं। जयचंद्र प्रकाश लिखा गया है भट्ट केदार के द्वारा और जयमयंक जस चंद्रिका लिखा गया है किसके द्वारा? मधुकर कवि के द्वारा। और जो 9 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को ये वीर गाथा काल नाम देते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनमें ये 2 रचनाएं भी शामिल हैं, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। तो दयालचंद सिंघाच के द्वारा राठौड़ ख्यात में इनको संकलित किया गया है। इडर राठौर, आपने एक रचना सुनी होगी श्रीधर की, आती है रणमल
छंद। तो उस रचना में इडर के राठौड़ का क्या है, जिक्र है, श्रीधर के द्वारा लिखी गई है। रचना का नाम लिख देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रणमल छंद किसकी रचना है, श्रीधर की रचना है। ये श्रीधर आपके श्रीधर पाठक नहीं है जो आपके आधुनिक काल में द्विवेदी युग में आते हैं, 1859 में जिनका जन्म हुआ था। 4 रचनाओं का वो क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। ये श्रीधर आपके आदिकाल से है, एक आते हैं श्रीपति जो आपके रीतिकाल में आते हैं, एक आते हैं श्रीधर पाठक जो आगे चलकर आधुनिक काल द्विवेदी युग में आते हैं। हमीर रासो सारंगधर और जज्जल कवि के द्वारा लिखा गया है। जज्जल कवि कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन, और सारंगधर कौन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पर बढ़े कि पृथ्वीराज रासो का राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी किसने माना है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी किसने माना है, तो ये किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की भाषा को पकड़ने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला या ट्रिक बता रखी है कि जहां पर भी आपके सामने इंग्लिश के शब्द आ जाएं, जैसे मिशन है, त्रासदी है, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, डॉक्टर बच्चन सिंह लगाना है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है, तो किसने कहा है भाई, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, तो ये भी कौन कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, ये बात ध्यान रखनी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला महाकवि की संज्ञा किसको देते हैं, चंद बरदाई को देते हैं। लेकिन हिंदी का पहला कवि चंद बरदाई को कौन मानते हैं, मिसर बंधु विनोद मानते हैं। निम्न कवियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के कवि हैं। सबसे पहले कौन आएंगे भाई, सरहपा आएंगे, उसके बाद आएंगे आपके लुईपा, फिर आएंगे सब्रपा, फिर आएंगे कन्हपा। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सरहपा के शिष्य कौन है, सब्रपा, सब्रपा के शिष्य कौन है, लुईपा, और कन्हपा के शिष्य कौन बताए गए हैं, कन्हपा के शिष्य बताए गए हैं, मतलब ये जालंधर जो नाथ हैं। और कन्हपा के द्वारा एक मतलब पंक्ति लिखी गई है कि जिम्मी लोन बिलजई भाषा, और लुईपा के द्वारा लिखी गई है कावा तरवर पंच बिडाल। सरहपा के द्वारा लिखी गई है मतलब शशि न मंडल, शशि रवि न शशि न मंडल। सब्रपा के द्वारा चर्या गीत लिखे गए हैं और जो अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाते हैं। आगे बढ़े, भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में दिखाई देता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई कथन। तो लुईपा प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है, कौन कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। परमाल रासों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पे फोकस करना है। परमाल रासो जगनिक ने लिखा, सही। 52 युद्धों का वर्णन है, सही। इसमें आल्ला और उद्दल महोबा के रहने वाले बनाफर क्षेत्रीय थे, ये भी सही। इसे युद्ध काव्य की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल देते हैं, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई को छपैयों का राजा किसने कहा है, तो छपैयों का राजा किसने कहा, शिव सिंह सेंगर के द्वारा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके दोहे श्रृंगार रस के आगे चलकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुए, इसके शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसके दोहे यानी आदिकाल के अंतर्गत जो आपका लौकिक साहित्य लिखा गया है, जिसमें ढोला मारूरा दुहा आता है, बसंत विलास आता है, तो यह इसके शब्द डॉक्टर नगेंद्र ने किसके लिए प्रयोग किया है, ढोला मारूरा दुहा के लिए प्रयोग किया है। विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में लिखे गीतों को क्या कहा है, उनको नचारी कहा है। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था कि शिव की स्तुति में जो पद लिखे गए हैं विद्यापति के द्वारा, उनको नचारी कहा है। पंचदेव उपासक और लेखन कवि विद्यापति को उपाधियां दी गई हैं, किसके द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने नहीं कहा है, गिरियसन ने, जनार्दन ने, नागेंद्र नाथ ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या नहीं कहा, रहस्यवादी कवि नहीं कहा। विद्यापति को श्रृंगारी कवि, रहस्यवादी कवि और भक्त कवि मानने वाले आलोचक कौन क्या मानता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था 9 माने गए हैं। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे भाई? पहले आएंगे आपके सरहपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या फिर लुईपा। तो सबसे पहले कौन आएंगे भाई? पुष्पदंत आएंगे, उसके बाद सरहपा, फिर उसके बाद लुईपा, फिर आते हैं आपके अब्दुल रहमान। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है, क्योंकि स्वयंभू और पुष्पदंत तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं सरहपा 763 में। नहीं भाई, ये ऐसे नहीं जाएगा। सरहपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और लुईपा। अब्दुल रहमान फिर आपके 12वीं शताब्दी में, तो अब्दुल रहमान लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई इसका। पुष्पदंत पहले आएंगे, फिर सरहपा, फिर लुईपा, फिर अब्दुल रहमान। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आगे बढ़े। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह किसका विचार है? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, क्योंकि सिद्ध और नाथों का काम क्या था? तंत्र विद्या के द्वारा, मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जनता को ये आकर्षित करते थे। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये पंक्ति तुलसीदास ने लिखी है कि गोरखनाथ रामचंद्र शुक्ल ने ये आदिकाल में इस पंक्ति का प्रयोग किया है कि गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। यानी कि गोरखनाथ ने अपनी जोग विद्या के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जनता को, मतलब हठ योग के द्वारा क्या होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी। वहीं सिद्ध मानते हैं कि महासुख सहवास के द्वारा ही क्या हो सकती है? ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी एक तरह से जो जादू मंत्र है, इन्होंने क्या किया? जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। इनका काम सिर्फ क्या था? जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना, न कि समाज में जो रूढ़ियां हैं उनके ऊपर प्रहार करना। तो एक तरह से ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तात्कालिक लोक भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दयाश्रव्य काव्य के रचयिता कौन है? तो दयाश्रव्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपसे पूछा गया है, तो कौन चले जाएंगे? हेमचंद्र। जैन आचार्य मेरुतंग की है प्रबंध चिंतामणि, पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया 63 महापुराण गुणा अलंकार। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो 11वीं शताब्दी में इसका प्रयोग होने लगा था, क्योंकि 1050 से 1375 क्या है आपका? कौन सा साहित्य आता है? आदिकाल। और 1050 यानी कि इसमें से अगर 57 माइनस करते हो तो कितना आ जाता है? 3। और यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे 993। 993 के बाद जब आपका जो रासो, जैन साहित्य ये सब आते हैं, तो इसमें सिद्ध आते हैं, नाथ आते हैं, इसमें आपका अपभ्रंश का व्यवहार देखने को मिला। तो कौन सा हो जाएगा भाई? आपका 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? अगर परीक्षा गुरु पूछ लिया जाए तो लाला श्रीनिवास दास की। पुरुष परीक्षा अगर पूछ ली गई है तो विद्यापति के द्वारा लिखी गई रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषवर ठाकुर की आती है वर्ण रत्नाकर। गोरखनाथ के द्वारा संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए हैं, और आचार्य देवसेन के द्वारा सर्वाकाचार, जिसको हिंदी की पहली रचना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसको क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसको क्या मानते हैं? मतलब अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद और जहां डॉक्टर बुल्लर ये भी मानते हैं। मोरा जोबनो नवेल रा भयो है गुलाब, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन चले जाएंगे भाई? अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। धर्मदास कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे। बिज्जक का संपादन क्या था? 1464 में। साखी शब्द और रमेनी 3 भाग आते हैं। यारी साहब और दरिया साहब ये भी क्या है? संत साहित्य में आते हैं। उस्मान की चित्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? किसके द्वारा लिखी गई है चित्रावली? उस्मान के द्वारा। आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो 1613 क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है। उस्मान की जो चित्रावली आती है, इसमें एक आता है योगी ढूंढन खंड। पॉइंट को नोट करना है बेटा, योगी ढूंढन खंड। अगर पूछ लिया जाए किस रचना में आता है रासो साहित्य में, तो उस्मान की चित्रावली में आता है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन अगर पूछ लिया जाए तो उस्मान की चित्रावली में आता है। जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा।
सॉरी, जैसे जायसी लिखी गई है किसके द्वारा? जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया है, उसी प्रकार से उस्मान लिखी गई है। यानी 7 अर्धहालियों के बाद एक दोहा जायसी की पद्मावत में आता है और वहीं उस्मान की चित्रावली में आता है। तो उस्मान ने कहीं न कहीं किसका अनुसरण किया था? जायसी का अनुसरण किया था। तो इसका आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, तो 1613 में ये रचना लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो इस रासों की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस रासों के बारे में कहा है? तो यहाँ पर आपको भाषा पकड़नी है, साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ये किसके बारे में कहा है? शुक्ल जी ने बिसलदेव रासों के बारे में ये कहा है। पृथ्वीराज रासो जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि मानते हैं। खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा है। हमीर रासो सारंग दरिया जज्जल कवि के द्वारा लिखा गया है। बिसलदेव रासो नरपति नल के द्वारा लिखा गया है। और बिसलदेव रासो तृतीय तो कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। लेकिन सॉरी, बिसलदेव रासो में जो विग्रह राज आते हैं, विग्रह राज तृतीय तो रामचंद्र शुक्ल और विग्रह राज चतुर्थ डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। बिसलदेव रासो के 4 खंड आते हैं, जिसमें पहले खंड में क्या है? राजमती और भोज परमार की पुत्री राजमती है और सांभर के राजा होते हैं, उसका विवाह है। दूसरे में क्या होता है कि राजा राजमती को छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं और वहां पर 1 वर्ष रहते हैं। फिर तीसरे में आपका बताया गया है कि जो राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में फिर इन दोनों का क्या है? राजा और रानी यानी राजमती का मिलन है। ये बिसलदेव रासो के बारे में बताया जाता है। आगे बढ़े, परमाल रासों में आला और उदल के कितने युद्धों का वर्णन है? युग नहीं आएगा, युद्धों का क्या है इसमें वर्णन है। तो परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। आला और उदल 2 वीर होते हैं जो महोबा के रहने वाले क्षेत्रीय बनाफरी वहां पर रहते हैं। तो बताया गया कि कितने युद्धों का वर्णन है, तो इसमें 52 युद्धों का वर्णन इस रासो ग्रंथ में किया गया है। खुमान रासो में कितने युद्ध आते हैं? 24 20 और इसमें परमाल रासो में कितने युद्ध आते हैं? 52। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो अलाखंड ज्ञात्मक है। अभी मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी कि बच्चन सिंह की भाषा को पकड़ना है तो आपको अंग्रेजी के शब्द देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो अलाखंड यानी परमाल रासो का क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बढ़े, पृथ्वीराज रासो के कौन से संस्करण को दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल पृथ्वीराज रासो माना है? जिसमें 1300 संस्करण आते हैं और कौन सा चला जाएगा? सॉरी, 1300 छंद आते हैं और लघुतम संस्करण है। लघु संस्करण के ऊपर नहीं जाना है, लघुतम संस्करण यानी जो सबसे छोटा है। पहले में कितने हैं? 16,306 छंद हैं। दूसरे में फिर इसके आप मान लीजिए 7,000 हैं। फिर तीसरे में आपके 3500 हैं और फिर फोर्थ जो चौथा आता है या फोर्थ है उसमें 1300 छंद हैं और इसे ही क्या मानते हैं? मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं या फिर अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। बिसलदेव रासो के कौन से खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष तक रहना, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो कौन सा चला जाएगा जिसमें राजमती से रूठकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं? तो खंड 2 में आएगा। खंड 1 में तो इनका विवाह है, दूसरे में क्या है कि उड़ीसा को जाना है, तीसरे में फिर राजमती का विरह वर्णन है और फिर चौथे में इन दोनों का मिलन है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? मान लीजिए आपको नहीं पता कि इनमें से किसने अर्ध प्रामाणिक माना है, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कीर्तिलता को भ्रंग भ्रंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। निम्न रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। देवसेन की सर्वाकाचार 933, राहुल बेल है 10वीं शताब्दी की, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है आपकी 11वीं शताब्दी की और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की ये कब आती है? 14वीं शताब्दी में। तो ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है? सही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो विद्यापति के संदर्भ में यह पंक्ति कही है, जिसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि, जातीय या अपरूप का कवि कहा है। बिहारी क्या है? बिहारी रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि और बिहारी के ऊपर अगर सबसे प्रामाणिक टीका लिखी गई है तो आदिकाल में आते हैं आपके द्विवेदी युग में कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उनके द्वारा
1921 में खड़ी बोली में बिहारी रत्नाकर नाम की सबसे प्रामाणिक टीका लिखी गई थी। दोहे कितने बताते हैं? 713। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछ लिया जाए तो 719। रसखान और मीराबाई दो ऐसे कवि हैं, कवियत्री और कवि हैं जो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते। मलुकदास का जन्म कब हुआ था? 1574 में। और मलुकदास की रचना आती है रतन खान और ज्ञान बोध। मलुकदास के द्वारा जो मतलब औरंगजेब के समय के सबसे पक्के मतलब ये कवि माने गए हैं, तो कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कौन कहते हैं? मलुकदास कहते हैं। मतलब आलस्यों का कीड़ा मंत्र किसने दिया था? मलुकदास के द्वारा दिया गया है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना किस कवि ने लिखी है? तो मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। एक इसी तरह की रचना का नाम आता है जयचंद प्रकाश, किसके द्वारा लिखी गई है? भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर, जिसमें सबसे पहले जो 84 सिद्ध होते हैं उनके बारे में जानकारी हमें ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। और वर्ण रत्नाकर मैथिली में लिखी गई क्या है? आद्य ग्रंथ है। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमीर खुसरो पहेलियां और मुकरियां के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल गर खुसरो आपने रेन बही चहु देश। अपने जो गुरु होते हैं निजामुद्दीन औलिया, उसकी मृत्यु पर कहते हैं। आदिकालीन श्रीलंकित कीर्ति का नाम क्या है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कीर्ति माना गया है? तो कौन सी हो जाएगी? रोड़ा कवि के द्वारा राउलबेल लिखा गया है। और ये क्या है? एक श्रीलंकित कीर्ति है और इसमें गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की ये प्राचीनतम कीर्ति मानी जाती है। इसमें वैसे 6 नायिका होती हैं और जो 5वीं नायिका है राउलबेल, राउल उसी के नाम पर इसका नाम राउलबेल लिखा गया है। और इसमें नायिका का नाम, जो नायिका के नक्श सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वर्ण रत्ना का ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। खालिक बारी किसने लिखा है भाई? अमीर खुसरो ने। और दो सुख ने भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ में भी बना दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। पहले यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। बट ये ग्रंथ बड़ा हो जाता है, रामचंद्र शुक्ल फिर इसको एक पुस्तक का आकार दे देते हैं। जिम्मी लोन बिलजई पानी ए है तिम्मी धरणी लई चित, किसका कथन है कि जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है, नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जो धरणी है, औरत है, स्त्री है, उसका सहवास यानी कि करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो कौन मानते हैं? ये सिद्ध मानते हैं। लेकिन ये पंक्ति पूछी गई है तो कन्हपा के द्वारा कही गई है। तो धरणी लई चित ये दो मतलब स्त्रियों के नाम बताते हैं, रज्जकी और डोमिनी। कहते हैं कि इनके सहवास को फिर ये क्या नाम देते हैं? महासुखवाद का नाम देते हैं कि उसके द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन इनकी घोर निंदा आगे चलकर नाथ करते हैं। नाथ जो है वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ते हैं और हठ योग यानी इंद्रिय निग्रह पर जोर देते हैं कि शरीर को कष्ट देकर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो किसने कहा है? ये कन्हपा के द्वारा कहा गया है। कन्हपा कविता और उसमें बेजोड़ थे, ये किसने कहा है? राहुल सांकरत्यान ने कहा है। अतः जाति पाति को के खंडन तो वे आप ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किन के संदर्भ में है? तो जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, किसके बारे में कह सकते हैं? सिद्ध और नाथों के बारे में। देसी भावना सब जन मीठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? तो देसी भाषा सबको मीठी लगती है, ये कौन कहते हैं? विद्यापति कहते हैं। किसने कहा है भाई? विद्यापति के द्वारा कहा गया है। अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और गंग कवि के द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा नाम की रचना लिखी गई है। विग्रहराज चतुर्थ जिसको आधार बनाकर एक रासो ग्रंथ लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताने की जरूरत नहीं। विसलदेव रासो, परमाल रासो जगनिक ने, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई थी। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इस तरह की पंक्तियां अगर आती हैं तो आपको अमीर खुसरो के ऊपर जाना है। मुल्ला दाऊद की चंदायन जो सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। कुतुबुन की मृगभावती रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और विद्यापति के द्वारा मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली लिखी गई है।
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध है, बज्जरयानी सिद्ध है, नाथ है या फिर जैन है? तो बज्जरयानी सिद्ध। अब यहाँ पर महायानी सिद्ध पे क्यों नहीं जाना भाई? क्योंकि जो बौद्ध धर्म आपका आता है, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया था, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक है महायान और एक है हीनयान। महायान से फिर बज्जरयान, बज्जरयान से फिर सिद्ध, और सिद्धों से कौन निकलते हैं? नाथ निकलते हैं। और सिद्धों से अपनी परंपरा किसने अलग की थी? जालंधर नाथ ने अलग की थी। पहले 4 नाथ ऐसे थे जो सिद्ध थे, बाद में क्या हो गए थे? सॉरी, नाथ हो गए थे, जिनमें जालंधर नाथ प्रमुख आते हैं। और जालंधर नाथ का बालनाथ का टीला किस रचना में जिक्र आता है? जालंधर नाथ के बालनाथ के टीले का जिक्र जायसी की पद्मावत में आता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा जो प्राचीन कोसली अवधि किसने कहा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? दामोदर कवि के द्वारा। कैसा ग्रंथ है भाई? व्याकरण ग्रंथ है। जो गोपी चंद्र होते हैं, जिसके दरबार में जो दामोदर कवि रहते हैं, उनके जिस आश्रय के मतलब राजा के आश्रय में रहते हैं, उनके पुत्र होते हैं गोपी चंद्र, और उसके मतलब उनको ज्ञान देने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को क्या कहा है? कोसली अवधि कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। सिद्धों के बारे में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। 84 सिद्धों के बारे में हमें यहीं से रचना मतलब सिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि ने, राहुल बेल रोड़ा कवि ने, और कुवल्य माला किसके द्वारा लिखा गया है? अघोतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर में कुल कितने सर्ग हैं और सर्गों को क्या कहा गया है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने, जिसमें 8 सर्ग हैं और सर्गों को कल्लोल कहा गया है। इस पुस्तक ने असम, बंगाल और उड़ीसा के वैष्णव को खूब प्रभावित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन विद्यापति की किस रचना के ऊपर है? तो चारों ही रचनाएं विद्यापति की हैं, लेकिन ये कहते हैं पदावली के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके दोहे श्रृंगार रस के आगे चलकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुए, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ढोला मारूरा दोहा के बारे में कहते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में शामिल हैं। जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, तो कौन मानते हैं भाई? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसको प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, मिसर बंधु, श्याम सुंदर दास, ये सब इसको प्रामाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रासों के बारे में है? तो बिसलदेव रासों के बारे में ये कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन भी पूछा जा सकता है। खुमान रासो दलपति विजय ने, श्रृंगार रासो हमीर को जो सारंगधर और जजल कवि ने, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रासो को ग्रंथ के ऊपर कहा है कि इसे आदिकाल में नहीं रखना चाहिए? तो किस ग्रंथ के ऊपर कहा था इन्होंने? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या फिर पृथ्वीराज रासो? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ के बारे में कहते हैं? ये परमाल रासो के बारे में कहते हैं कि इसको हमें आदिकाल के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। परमाल रासो नहीं भाई, खुमान रासो आएगा। खुमान रासो के बारे में कहते हैं कि इसको हमें आदिकाल के अंतर्गत मतलब रासो ग्रंथ के ऊपर रासो ग्रंथ के ऊपर कहा है कि आदिकाल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है भाई। जय मैंक, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश का उल्लेख राठौड़ रिख्यात में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण में कुल कितने छंद हैं? तो 16,306 छंद हैं। दूसरे में पूछ लिया जाए तो 7,000 हैं। तीसरे में पूछ लिया जाए तो 3,500 हैं, और चौथे में पूछ लिया जाए तो 1,300 क्या है उसमें छंद हैं। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भाषा की परीक्षा करके अगर इस ग्रंथ को देखते हैं तो ये बिसलदेव रासो के बारे में कहते हैं। यहाँ पर कसौटी है, और बिसलदेव रासो के बारे में जब कहते हैं तो सिर्फ परीक्षा शब्द का अंतर करते हैं। आगे बढ़े। कौन सा रासो ग्रंथ बनाफरी में रचित है? तो परमाल रासो, जो आला और उदल बनाफर क्षेत्र के बनाफर जो क्षेत्र है वहां के क्षेत्रीय थे ये। आला और उदल 2 वीर भाई थे। विद्यापति के संबंध में गलत कथन बताना है। जातीय या अपरूप का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तो पहला ही गलत है भाई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी सही। पंच देव उपासक हरप्रसाद शास्त्री, अभिनव जयदेव शिव सिंह सेंगर ने कहा, यह भी सही है।
अमीर खुसरो और विद्यापति को फुटकल कवियों में किस आलोचक ने जगह दी? तो अमीर खुसरो है, विद्यापति है, इनको फुटकल कवियों यानी आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत जब आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो चौथे प्रकरण में इनको जगह देते हैं फुटकल कवियों में। तो कौन देते हैं भाई? रामचंद्र शुक्ल देते हैं। और बताते हैं ये रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं बेटा कि 12 ग्रंथ बताते हैं आदिकाल में, लेकिन कहते हैं अगर इनमें से 3 ग्रंथ निकाल दिए जाते हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया अमीर खुसरो की पदावली, सॉरी अमीर खुसरो, दूसरे हो गए विद्यापति और तीसरे कौन हो जाते हैं? बिसल रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नालय के द्वारा लिखा गया। कहते हैं कि अगर इन 3 ग्रंथों को निकाल देते हैं, बाकी जो 9 ग्रंथ बच जाते हैं उनके आधार पर मैं आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देता हूं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन क्या है? तो शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया। 1888 में फिर आपका क्या लिखा जाता है? आगे जो जॉर्ज ग्रेसन आते हैं अपना ग्रंथ लिखते हैं। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद कुल कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 4 खंडों में क्या है? विभाजित है। जोधराज की रचना हमीर रासों का संपादन किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया। जोधराज हमीर रासों का संपादन कौन करते हैं? ये करते हैं श्याम सुंदर दास। विद्यापति ने अपने किस रचना को पुरुष कहानी कहा है? तो ये कहा है भाई कीर्ति लता को। कीर्ति लता को इन्होंने क्या कहा है? पुरुष कहानी कहा है। देसिल बवना सब जन मिठा, ये पंक्ति भी यहीं से है। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके बारे में है? तो परमाल रासों के बारे में ये कहा है कि गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। क्योंकि जो परमाल रासो है, आला और उदल जो 2 वीर होते हैं, और बनाफर यानी कि उत्तरांचल का जो भाग है, वहां पर वर्षा ऋतु में ये गाए जाते हैं। आला और उदल ये जो वीर गीत है कहां पर गाए जाते हैं? उत्तरांचल का जो बेसवाड़ा है वहां पर गाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं।